कहानी का ये 16वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। परिणीता को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे, मगर अभी तक उसके कहीं मिलने का कोई हिंट तक नहीं मिला था। युवराज का मासूम चेहरा मुरझाने लगा था। किसी तरह विराट उसे बहलाकर फुसलाकर संभाल रहा था। आज रात को भी युवराज को बातों बातों में थोड़ा बहुत खाना खिलाकर बिस्तर पर बैठ के बैक साइड से टेक लगाकर बिस्तर पर अपने पैर सीधे पसार कर एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बैठा विराट युवराज को अपने सीने से लगाकर एक हाथ उसके सिर पर रखकर दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर थपकियां देकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजा खोलकर उसके नौकर ने अंदर आकर कहा, साहब खाना लग गया, आकर खा लीजिए। विराट ने अपने एक हाथ की उंगली अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर अपना सिर झुकाकर युवराज के चेहरे को देखा तो वो सो चुका था। उसे सोया देखकर विराट ने उसे धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया और कंबल से अच्छी तरह से कवर कर दिया। फिर बेड से उठकर बड़े धीरे से नौकर से बोला, तुम यहीं रहना, एक पल के लिए भी इसे अकेला मत छोड़ना, और हाँ, आवाज मत करना वरना ये जाग जाएगा। बहुत मुश्किल से सोया है, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है? नौकर ने सिर हिलाकर कहा, जी साहब। विराट युवराज के माथे को हल्के से चूमकर कमरे से बाहर चला गया। विराट खाना खाने के लिए नीचे डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर आकर बैठ गया और टेबल पर अपने सामने रखी एक प्लेट में खाना डालकर खाने लगा। रोटी तोड़कर एक निवाला सब्जी से लगाकर वो मुंह में डालने ही वाला था कि तभी उसे परिणीता का ख्याल आ गया। परिणीता का ख्याल आते ही उसका हाथ मुंह के पास ही रुक गया और वो सोचने लगा, पता नहीं परिणीता ने खाना खाया होगा कि नहीं। फिर अपने हाथ का रोटी का वो निवाला वापस प्लेट में रखकर परेशान होकर खुद से ही बोला, जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। 2 दिन हो गए हैं, पता नहीं कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं। हम कैसे खा लें खाना जबकि हमारा दिल बार बार हमसे यही कह रहा है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। हे भगवान, हमें कुछ तो इशारा दो, हम कहाँ जाकर ढूंढे उसे। ये कहकर अचानक विराट टेबल पर हाथ रखकर और अपने हाथों पर अपना सिर टिकाकर रोने लगा और रोते रोते बेबसी भरे स्वर में बोला, प्लीज परिणीता, प्लीज वापस आ जाओ, हमारे लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए आ जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं संभाल पाएंगे उसे, प्लीज वापस आ जाओ। फिर वो वैसे ही बिना खाना खाए ही उठकर अपने कमरे में चला गया और नौकर को वापस भेज दिया। नौकर ने नीचे आकर जब देखा कि खाना प्लेट में वैसे ही पड़ा है, विराट बिना खाए ही उठ गया है, तो नौकर अपना सिर ना में हिलाता हुआ खुद से ही बोला, साहब ने आज फिर खाना नहीं खाया, 2 दिन से ऐसा ही चल रहा है, ऐसे तो बिना खाए पिए बीमार हो जाएंगे साहब। अब हम भी क्या करें, उनसे जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते हैं ना। फिर ऊपर छत की तरफ देखते हुए बोला, भगवान जी, साहब की जो भी परेशानी है उसे जल्दी दूर कर दीजिए। हमसे साहब का ये हाल देखा नहीं जाता और उस बच्चे को भी उसकी माँ से जल्दी मिला दीजिए। इतना छोटा बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना। हमें नहीं पता कि साहब का उस बच्चे से क्या रिश्ता है, मगर जैसे साहब उसके लिए परेशान है, उससे लगता है कि वो बच्चा उनके दिल के बहुत करीब है। बस हम तो यही चाहते हैं कि उनका दुख जल्दी से दूर हो जाए। फिर वो टेबल से बर्तन उठाकर किचन में ले गया। विराट कमरे में आया तो युवराज के पास जाकर देखा तो वो गहरी नींद में सो रहा था, मगर उसका कंबल उसने अपनी टांगों के नीचे दबा रखा था। ये देखकर विराट के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर विराट ने धीरे से उसके पैरों को ऊपर उठाया और दोबारा से उसे कंबल से कवर कर दिया। युवराज नींद में ही दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया तो विराट उसके पास बैठकर उसे प्यार से देखने लगा। फिर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, आई एम सॉरी बेटा, आपके पापा आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम आज भी आपकी मम्मा को आपके पास नहीं ला पाए। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। फिर वो उसके सिर पर एक प्यारी सी किस करके वहां से उठ गया। तभी विराट के फोन में एक मैसेज की नोटिफिकेशन की रिंग बजी। उसका फोन बेड की साइड की ड्रॉअर पर रखा था। विराट ने जल्दी से फोन उठा लिया, कहीं उसकी आवाज से युवराज जाग न जाए, इसलिए वो फोन लेकर कमरे के बाहर बालकनी में चला गया। बाहर आकर वो मैसेज ओपन करके देखने लगा। जब मैसेज ओपन करके देखा तो उसे देखकर हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस मैसेज में एक वीडियो थी जिसे देखकर विराट की धड़कनें थमती सी महसूस हुई।
आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दिमाग जैसे सुन हो गया। उस वीडियो में उसने देखा कि परिणीता एक बेड पर बेहोश पड़ी है और उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। उसका मुंह भी एक पट्टी से बंधा हुआ था। उस वीडियो को देखकर विराट के होश उड़ गए। एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो जो देख रहा है वो सच है या कोई सपना। विराट वीडियो देखकर हैरानी से बोला, ये क्या है? परिणीता इस हाल में कैसे? और ये बांध क्यों रखा है उसे? किसने किया है ये? अभी विराट वो वीडियो देख ही रहा था कि तभी एक और मैसेज का नोटिफिकेशन शो हुआ। तो विराट ने झट से वो मैसेज ओपन किया तो देखा वो एक लिखित नोट था जिसे विराट जल्दी जल्दी से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मिस्टर विराट सिंह राठौड़, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत ही बेचैन और घबराए हुए होंगे। आखिर आपकी बुलबुल जो मेरी कैद में है। वीडियो तो देख ही लिया होगा आपने। ना ना ना, पुलिस के पास जाने की गलती मत करिएगा, वरना आपकी बुलबुल को आजाद कर दूंगा। ना ना, मेरी कैद से नहीं, इस दुनिया से आजाद कर दूंगा उसे। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आखिर जान बसती है आपकी उस खूबसूरत पला में। और फिर उसका वो नाजायज बेटा भी तो है जिसे अपनी माँ की बहुत जरूरत है। बेचारा कैसे रहा होगा ये 2 दिन अपनी माँ के बिना। मुझे तो ये सोच सोच कर ही बुरा लग रहा है कि वो मासूम सा बच्चा कितना रो रहा होगा बेचारा। पहले बिन बाप का था और अब बिन माँ का। खैर, मुझे किसी के सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जिए या मरे, आई डोंट केयर। अगर तुम पुलिस के पास गए तो मैं एक पल नहीं लगाऊंगा उसकी जान लेने में। फिर ढूंढता रहेगा रोते हुए उसका वो पिल्ला। मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। जैसे ही तुमने पुलिस तक ये न्यूज़ पहुंचाई वैसे ही परिणीता का टिकट इस दुनिया से कट जाएगा। अगर परिणीता को सही सलामत चाहते हो तो मेरे अगले मैसेज का इंतजार करना। और हाँ, अगर चालाकी दिखाई तो अपनी महबूबा से हाथ धोना पड़ेगा। मैसेज पढ़कर विराट ने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, मगर वो नंबर नॉट अवेलेबल आंसर कर रहा था। विराट ने 2-3 बार ट्राई किया मगर हर बार वही जवाब आया। तो विराट ने कोशिश करना बंद कर दिया। मैसेज पढ़कर विराट का दिमाग घूम गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा भी कोई पल आएगा जब वो इतना लाचार महसूस करेगा कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आखिर कौन है वो जिसने परिणीता का किडनैप किया है और क्यों? आखिर परिणीता ने किसी का क्या बिगाड़ा है? फिर अचानक विराट की आंखें गुस्से से भर गई और लगभग अंगारे उगलती आंखों से उस मैसेज को देखते हुए विराट बोला, तुम जो कोई भी हो, परिणीता पर हाथ डालकर बहुत गलत कर दिया तुमने। बस एक बार हमें पता चल जाए कि तुम कौन हो तो तुम्हारी बर्बादी हमारे हाथों ही होगी। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो परिणीता को एक खरोच भी मत आने देना, वरना तुम्हारी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कहकर विराट ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया। जब तक विराट को ये समझ नहीं आ रहा था कि परिणीता के साथ क्या हुआ है, तब तक विराट सोच नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है। मगर अब विराट ये जान चुका था कि परिणीता का किडनैप हुआ है और अब वो अपना अगला कदम उठाने को तैयार था। तुम बिल्कुल मत घबराना परिणीता, वो जो कोई भी है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जितने आंसू तुमने और हमारे बेटे ने बहाए हैं उससे दुगना हम उसे तड़पाएंगे। आई प्रॉमिस परिणीता, तुम्हारे हर आंसू, हर तकलीफ का हिसाब हम उससे लेंगे। उसे शायद इस बात का एहसास नहीं है कि उसने कुंवर विराट सिंह राठौड़ से टकराकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। फिर उसने किसी को फोन करके कुछ बात की, फिर युवराज को अपने सीने से लगाकर लेट गया। इधर परिणीता 2 दिन से एक बंद कमरे में बंधी पड़ी थी। लगातार बंधे होने से उसके हाथ पैर में दर्द होने लगा था और मुंह पर पट्टी बंदी होने के कारण उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। और पिछले 2 दिन से उसने ना कुछ खाया था और ना कुछ पिया था, जिस वजह से उसका शरीर भी कमजोर हो चुका था और लगातार रोने से उसकी आंखें भी सूज गई थी। मगर परिणीता को इन सब की फिक्र नहीं थी। उसे फिक्र थी तो बस अपने बेटे युवराज की। वो कैसे उसके बिना रह रहा होगा। आज तक वो कभी परिणीता के बिना नहीं रहा और ना कभी उसके बिना सोया और ना ही कभी उसके बिना कुछ खाया। तो अब वो कैसे रह रहा होगा? कौन उसे खिलाता होगा? कौन सुलाता होगा? रोते हुए को कौन चुप कराता होगा? कौन उसका मन बहलाता होगा?
आखिर कब मिल पाएगी वो अपने बच्चे से? कौन छुड़ाएगा उसे यहाँ से? और अगर वो राजन अपने इरादों में कामयाब हो गया और उसे यहाँ से कहीं दूर ले गया, तो वो कैसे अपने बेटे के बिना रह पाएगी? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा, अपने बेटे के पास जाना होगा, मुझे हिम्मत करनी ही होगी। ये राजन तो पागल हो गया है, जो समझता है कि विराट उसे मेरे लिए इतनी बड़ी रकम देगा। मैं हूं ही कौन उसकी, जो वो मुझ पर इतना खर्च करेगा? नहीं, मुझे किसी से उम्मीद रखने के बजाय खुद ही यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी। ये सोचते हुए परिणीता अपने हाथों में बंधी रस्सी खोलने की कोशिश करने लगी, मगर वो रस्सी इतने कस के बंधी थी कि परिणीता अपने हाथ भी हिला नहीं पा रही थी। मगर फिर वो बेड के साइड से घिसा घिसा कर रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उसके हाथ भी जख्मी हो गए थे। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी। वह रस्सी खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। तो वो घबरा कर खुद को घसीटते हुए वहां से थोड़ी दूर हट गई और खुद को थोड़ा नॉर्मल करके बेड से सिर टिकाकर बैठ गई, ताकि उसकी रस्सी खोलने की कोशिश मैनेजर राजन की नजर में ना आ जाए। दरवाजा खोलकर राजन अंदर आया और परिणीता को ऐसे मायूस बैठी देखकर उसके पास आकर बेड पर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, तो क्या हाल है हमारी होने वाली फ्यूचर वाइफ के? वैसे मेरा दिल तो करता है कि अभी और इसी पल तुम्हारे साथ सुहाग रात मना लूं। शादी बाद में होती रहेगी, मगर क्या करूं, अपने जज्बातों को कंट्रोल करना पड़ रहा है। वो क्या है ना, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे तुम्हें सही सलामत रखना है, ताकि तुम्हारे उस आशिक से तुम्हारी सलामती के बदले मैं अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा धन बटोर सकूं। फिर अब तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना है, तो ये सब तो बाद में। पहले कमाई, फिर होने वाली बीवी से सेवा। ओके, चलो अब खाना खा लो। देखो, आज मुझे कोई नखरा नहीं चाहिए। 2 दिनों से तुम्हारे नखरे झेल रहा हूँ। वैसे भी आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आया हूँ, चलो खा लो। फिर वो परिणीता को बंधे हुए हाथ और मुंह को देखकर बोला, ओहो, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारे तो हाथ और मुंह बंधे हुए हैं, तो तुम कैसे खाओगी? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद अपने हाथों से खिला देता हूँ, मगर तुम्हारा मुंह तो खोलना पड़ेगा। फिर उसने परिणीता के मुंह से पट्टी खोलकर पट्टी निकाल दी। पट्टी खुलते ही परिणीता गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर गुस्से से राजन को घूरते हुए बोली, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अभी भी वक्त है, छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से। देखो, मैं किसी से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। मेरा छोटा सा बेटा मेरी राह तक रहा होगा, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। कौन संभालेगा उसे? प्लीज मुझे जाने दो। राजन बोला, अरे उसकी तुम चिंता मत करो, उसे तुम्हारा वो आशिक और तुम्हारे उस पिल्ले का नाजायज बाप बड़े अच्छे से संभाल रहा है उसे। आजकल वो उसी के तो पास है। चलो अब उसकी चिंता छोड़ो, अब तुम्हें उसके बिना रहने की आदत डालनी पड़ेगी। और रही बच्चे की बात, तो घबराओ मत, बहुत जल्द तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी। फिर तुम उन पर जितनी चाहे अपनी ममता लुटा लेना। लो अब खाना खाओ। राजन एक प्लेट में छोले भटूरे लेकर आया था। वो भटूरे का एक निवाला लेकर उसे खिलाने लगा, तो परिणीता ने गुस्से से उसके हाथ पर अपना सिर मारकर उसके हाथ में लिए खाने का निवाला फेंक दिया। ये देखकर राजन को बहुत गुस्सा आ गया, तो गुस्से में उसने खींचकर एक जोरदार तमाचा परिणीता के गाल पर जड़ दिया। तमाचा लगते ही परिणीता बेड पर धड़ाम से गिर गई। वो थप्पड़ इतनी जोर का था कि परिणीता के कान तक सुन हो गए। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर राजन ने खाने की थाली को साइड में रखा और परिणीता को बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करके अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे नखरे दिखाओगी तो मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तो ये भूल है तुम्हारी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता जो तुम्हारे भूखे रहने से या तुम्हारे आंसू बहाने से पिघल जाऊंगा। मेरे सामने तुम्हारे ये नखरे नहीं चलेंगे। तुम सिर्फ मेरी एक जिद हो, जिसे मैं अपनी जीत का मेडल बनाकर हमेशा अपने पास रखूंगा और जिंदगी भर तुम्हें तड़पाऊंगा। जितने ज्यादा तुम आंसू बहाओगी, उतना मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो ये प्रेमिकाओं वाले नखरे मेरे सामने मत करना, समझी तुम? परिणीता ने आग बरसाती नफरत भरी नजरों से उसे देखा और गुस्से से बोली, लानत है तुम्हारी इस मर्दानगी पर। एक औरत को बांधकर उस पर अपना जोर आजमाते हो।
तुम तो मर्द कहलाने के भी लायक नहीं। कलंक हो मर्द के नाम पर, थू है तुम पर और तुम्हारी मर्दानगी पर, कहकर परिणीता ने राजन के मुंह पर नफरत से थूक दिया। इस पर राजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो अपनी शर्ट की बाजू से अपना चेहरा साफ करके बोला, तुम देखना चाहती हो मेरी मर्दानगी? हाँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी। अब देखता हूँ कैसे तुम अपनी जुबान चलाती हो, कहकर राजन ने एक झटके से उसे छोड़ा। फिर वही पट्टी दोबारा उसके मुंह पर बांध दी और खड़ा हो गया। फिर अपनी पैंट में बना बेल्ट निकालकर परिणीता को मारने लगा और मारते हुए बोलता रहा, आप बोलो, कैसे बोलती हो? हाँ बोलो। परिणीता, जिसकी चीख है मुंह पर बंधी पट्टी में दबकर रह गई, वो अपने आप को बचाने के लिए बिस्तर पर दाएं बाएं होती रही, मगर राजन की बेल्ट कभी उसकी पीठ पर, तो कभी पेट पर, कभी बाजुओं पर, तो कभी गर्दन पर मार के निशान छोड़ती गई। परिणीता उसकी मार से निढाल हो गई। इससे पहले उसे कभी किसी ने ऐसे मारना तो दूर, कभी किसी ने ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं था, मगर आज एक पराया आदमी उस पर ऐसी दरिंदगी दिखा रहा था कि आज उसकी आत्मा तक रो पड़ी थी। वो दर्द से चीख रही थी, मगर उसकी चीख भी मुंह में ही दबकर रह गई थी। जब वो जी भर कर अपनी दरिंदगी दिखा चुका, तो अपना बेल्ट एक साइड में फेंक कर गुस्से भरी नजर से परिणीता को देखते हुए बोला, बहुत जुबान और हाथ चलाना जानती हो ना तुम? शायद किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें कि एक मर्द के साथ कैसे रहा जाता है। कोई बात नहीं, अब मैं सिखाऊंगा तुम्हें। जब ऐसे धुलाई होगी तो सारी हैकड़ी निकल जाएगी। आदत डाल लो। अब मेरे साथ रहोगी तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, अपनी जुबान पर ताला लगाकर। अगर नहीं सीखी तो मैं सिखा दूंगा। परिणीता के दर्द से कराहने और सिसकने की घुटी घुटी आवाज आ रही थी। दर्द की अधिकता के कारण उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो पूरी खुल भी नहीं पा रही थी। कई जगह से उसके बदन की चमड़ी छिल गई थी और थोड़ा थोड़ा खून भी रिस रहा था और उसमें भयंकर दर्द हो रहा था। वो दर्द से चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, मगर मुंह पर बंधी पट्टी उसकी चीखों को अंदर ही दबा रही थी और उसके बंधे हुए हाथ और पैर उसे विरोध भी करने से रोक रहे थे। परिणीता की बहुत बुरी हालत थी। वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। बहुत ही बेबसी की अवस्था में वो इस वक्त सिर्फ अपने बेटे को याद कर रही थी। और कौन था उसका इतनी बड़ी दुनिया में जिसे वो याद करती? इस वक्त बस युवराज का मुस्कुराता चेहरा याद करके अपने जख्मों में उठ रहे दर्द को राहत देने की कोशिश कर रही थी। वहीं राजन को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके जख्मों से, उसकी दर्द भरी हालत से। उसे तो खुद पर बहुत गुरूर हो रहा था कि आज उसने एक बेबस औरत की लाचारी का फायदा उठाकर उससे अपने अपमान का बदला ले लिया। वो दर्द से निढाल हुई परिणीता को देखकर एक विजयी मुस्कान मुस्कुराया, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलकर बाहर जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर परिणीता को देखा। फिर उसकी नजर खाने की प्लेट पर पड़ी तो वो पलट कर आया और खाने की प्लेट उठाकर बोला, अब तुम्हें खाना तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम खुद हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए खाना नहीं मांगती। तब तक रहो भूखी प्यासी अपनी अकड़ के साथ, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और कमरे में रह गई दर्द से छटपटाती परिणीता, जिसे आज अपनी हालत पर खुद ही तरस आ रहा था। आखिर क्या गलत किया उसने? किसी के गलत इरादों और हरकतों का विरोध करना गलत है क्या, जिसकी आज उसे ये सजा मिल रही है? क्या अपनी इज्जत को महफूज रखने की कोशिश करना गलत है? अगर नहीं तो फिर क्यों आज उसे ये सब सहना पड़ रहा है? दर्द से बिलखते हुए उसने अपने मन में अपने भगवान से यही शिकायत की, क्यों भगवान क्यों? मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी किसी का बेवजह दिल नहीं दुखाया, तो फिर क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? कितना कुछ मेरे साथ हो गया, मेरी जिंदगी बिखर कर रह गई, फिर भी मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई दोष नहीं दिया, बल्कि आपका शुक्रिया अदा किया क्योंकि आपने मेरे युवराज को मेरी झोली में डालकर मेरे सारे दुखों को मिटा दिया, अपने दिल से बदले की हर भावना को मिटा दिया। मगर आज फिर एक बार मेरी जिंदगी उसी मुकाम पर आ पहुंची है। आज फिर मैं अकेली हूँ, अपने बच्चे से दूर, पल पल इस डर में जी रही हूँ कि ना जाने कब वो भेड़िया मेरी इज्जत को तार तार कर दे। प्लीज भगवान कुछ कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए। ना जाने कैसा होगा वो मेरे बिना, बहुत रो रहा होगा। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाइए।
ऐसे ही भगवान से दुआ करते हुए परिणीता को नींद आ गई और वो वैसे ही उल्टे लेटे हुए सो गई। परिणीता! अचानक विराट की नींद खुल गई। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें टिमटिमा रही थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। फिर उसने अपने कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। फिर उसने अपने बगल में सोए युवराज को देखा। उसे चैन से सोया देखकर विराट ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए अपने होंठ गोल करके फूंक निकाली। फिर अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरते हुए अपना पसीना साफ किया। फिर अपने ऊपर से कंबल हटाकर युवराज को अच्छे से कंबल में ढककर खुद उठकर फिर से बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और रेलिंग के पास खड़ा होकर अपने दोनों हाथ और रेलिंग पर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर अपनी आंखें बंद करके अपने आप से बोला, थैंक गॉड, वो एक सपना था। आई होप तुम ठीक हो परिणीता। हमें बहुत डर लग रहा है। जिंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा जितना आज लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना परिणीता? हमें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत तकलीफ में हो, बहुत दर्द में हो। प्लीज परिणीता, हिम्मत मत हारना। हम बहुत जल्द तुम तक पहुंचेंगे। बस तब तक तुम अपने आप को संभाले रखना। फिर वो ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान, बहुत विश्वास करती है वो आप पर। इस बार उसके साथ कुछ भी गलत मत होने देना, वरना जिंदगी भर आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। अगर इस वक्त आप उसके साथ हो तो उसे हौसला देना, उसकी रक्षा करना और उससे कहना वो अकेली नहीं है। हम बहुत जल्द उसे वापस लेकर आएंगे। बहुत जल्द वो अपने बेटे के पास होगी। इधर परिणीता भी जो रोते रोते सो गई थी, अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने छुआ। उसके जख्मों पर एक प्यार भरे स्पर्श का एहसास हुआ। उसे अचानक उसके घबराए से दिल में एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे अचानक उसके जख्मों का दर्द गायब सा हो गया। फिर अचानक कुछ महसूस करके उसकी आंखों में आंसुओं के साथ होंठों पर मुस्कान भी आ गई। फिर वो आंखें बंद करके चैन की नींद सो गई। सुबह जब विराट की नींद खुली तो उसने अपने पास सोए युवराज को देखा तो उसके होंठों पर एक प्यार भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने युवराज के माथे को प्यार से चूम लिया। जैसे ही उसने युवराज के माथे को चूमा तो उसने महसूस किया कि युवराज का माथा बहुत गर्म है। फिर उसने हाथ लगाकर देखा तो माथा बहुत गर्म था। ये देखकर विराट थोड़ा घबरा सा गया। ओह माय गॉड, इसे तो बहुत तेज बुखार है। फिर वो जल्दी से उठा और बेड के साइड ड्रॉर से थर्मामीटर निकालकर युवराज के बगल में लगाकर उसका बुखार चेक किया। 103 डिग्री टेम्परेचर था। विराट ने घबराकर जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने युवराज को अच्छी तरह से चेक करके उसे एक इंजेक्शन लगाकर दवाई लिख कर दी। फिर बोला, मिस्टर राठौड़, घबराने की बात नहीं है। युवराज एक सेंसिटिव बच्चा है। लगता है कोई बात दिल से लग गई है जिस वजह से बुखार आ गया। डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। जब ये जागे तो कुछ हल्का फुल्का खिलाकर दवाई खिला दीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे खुश रखिए। स्ट्रेस लेगा तो बुखार फिर से आ सकता है। ओके, तो अब मैं चलता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। विराट बोला, ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर के जाने के बाद विराट युवराज के पास बैठ गया। कुछ देर उसे उदासीन आंखों से देखता रहा। फिर वो उठकर बालकनी में आ गया और किसी को फोन लगाने लगा। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज़ आई, हेलो सर। विराट बोला, हमने जो काम बोला था क्या हुआ उसका? आदमी बोला, सर कल रात बहुत लेट हो चुका था, मगर आप फिक्र मत कीजिए, सुबह होते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। जल्दी ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। विराट नफरत भरी आवाज में बोला, यू डू एनीथिंग बट आई वांट रिजल्ट नाउ। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, जमीन आसमान एक कर डालो, मगर हमें वो आदमी चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। अगर इस काम के लिए तुम्हें और आदमी चाहिए तो जितने चाहे आदमी लगा दो, मगर हमें आज ही उसका पता चाहिए। वो जो कोई भी है ढूंढ निकालो उसे। पैसों की परवाह मत करो, जितने चाहिए उतने मिलेंगे, अंडरस्टैंड? आदमी बोला, सर वैसे तो एक फ़ोन नंबर के जरिए किसी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर वो नंबर फेक हुआ, जिसके चांसेस ज़्यादा ही हैं, तो उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर यू डोंट वरी सर, हम लोकेशन ट्रेस करके उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप बेफिक्र रहिए सर,
आपका काम हो जाएगा। विराट बोला, हमारे बेटे की माँ 2 दिन से उस आदमी की कैद में है। इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ गलत करे, हमें हर हाल में उसका पता चाहिए, एट एनी कॉस्ट। आदमी बोला, आप बेफिक्र रहिए सर, उसे उसके किए की सजा देने के लिए हम उसे बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। फिर विराट ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद विराट ने देखा उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन शो हो रहा था। विराट ने उसे जल्दी से खोल कर देखा तो उसमें एक और लिखित मैसेज था। विराट उसे जल्दी से पढ़ने लगा। हेलो मिस्टर राठौड़, कैसे हो? उम्मीद है अपनी महबूबा के लिए तिल तिल तड़प रहे होंगे। वैसे कमाल का इश्क है जो अपनी महबूबा के लिए तड़प रहा है मगर कुछ कर नहीं पा रहा है। वेल्डन मिस्टर राठौड़, मान गए आपके इश्क को। इतना पावरफुल इंसान और इतना लाचार। चो चो चो। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। हाँ, तो अगर अपनी महबूबा को सही सलामत वापस चाहते हो तो मुझे उसके बदले में 100 करोड़ रुपये चाहिए, वो भी कैश। रुपये कब और कहाँ पहुँचाने हैं, एड्रेस मिल जाएगा। और हाँ, अगर कोई चालाकी हुई तो जानते हो ना, तुम्हारी महबूबा की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। मैसेज पढ़कर विराट की गुस्से से भवें तन गई और हाथ की मुट्ठी जोर से भींचकर रेलिंग पर जोर से मारकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, आई विल किल यू, आई विल किल यू। इस वक्त विराट की आंखों में इतना गुस्सा था कि अगर इस वक्त कोई उसके सामने आ जाता तो शायद ही उसके गुस्से से बच पाता। तभी अंदर से युवराज के रोने की आवाज आई तो अपना सारा गुस्सा भूलकर युवराज के पास दौड़ पड़ा और उसके पास जाकर उसे गोद में उठाकर बोला, युवराज बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप? युवराज रोते हुए बोला, अंकल, मम्मा, हमें मम्मा के पास जाना है, वो क्यों नहीं आए अभी तक? हमें उनके पास जाना है। विराट बोला, युवराज बेटा, रोते नहीं, आप रोओगे तो आपकी मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा ना। युवराज बोला, तो फिर वो आती क्यों नहीं? हमें मम्मा चाहिए। ऑफ कोर्स बेटा, आपकी मम्मा भी तो आपसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती है ना। युवराज मायूसी भरे स्वर में बोला, पर अंकल, मम्मा ने हमसे बात क्यों नहीं की? बेटा, मम्मा भी आपसे बात करना चाहती थी मगर तब आप सो रहे थे ना, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती और फिर मम्मा को ऑफिस का काम करना था ताकि जल्दी से अपना काम खत्म करके वो अपने युवराज के पास आ सके। मगर उन्होंने आपको बहुत सारी किस्सी के साथ आई लव यू एंड आई मिस यू बोला है और कहा है कि रोना नहीं और अपने अंकल की बात मानना, ओके? युवराज खुश होकर बोला, ओके अंकल, पर मम्मा कब आएंगी? विराट प्यार से बोला, बेटा, आपकी मम्मा ऑफिस के काम से गई है, जब काम खत्म होगा तभी आएंगी ना। कब खत्म होगा उनके ऑफिस का काम? विराट असमंजस भरे स्वर में बोला, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपकी मम्मा का फोन आया था ना, तो वो कह रही थी कि उनका काम बस खत्म होने ही वाला है और वो बहुत ही जल्द लौट आएंगी अपने प्यारे युवराज के पास। विराट युवराज के गाल पर किस करके बोला तो युवराज खुश होकर बोला, सच्ची अंकल, मम्मा का फोन आया था, वो जल्दी आ जाएंगी। मम्मा, आई आल्सो लव यू, और फ्लाइंग किस करते हुए बोला, आई लव यू टू। अब हम नहीं रोएंगे और अंकल की हर बात मानेंगे। विराट ने मुस्कुराकर युवराज को अपने गले से लगा लिया, साथ ही उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें छलक पड़ी। युवराज का बुखार अब उतर चुका था मगर आज विराट ने युवराज को स्कूल नहीं भेजा। उसके स्कूल में फोन करके उन्हें युवराज की तबीयत खराब होने का इन्फॉर्म कर दिया और फिर युवराज को दूध के साथ थोड़े बिस्कुट खिलाकर उसे दवाई खिला दी। दवाई खाकर थोड़ी देर बाद ही युवराज फिर से सो गया। इधर जिस आदमी को विराट ने उस किडनैपर को ढूंढने का काम सौंपा था, वो विराट को जिस नंबर से आए मैसेजेस के जरिए उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस नंबर का जब पता लगाया गया तो पता चला कि जिसके नाम से वो नंबर रजिस्टर है, वो आदमी कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका था। कुछ अंदाजा तो उसे पहले ही था कि वो नंबर फेक ही होगा, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल अपने नाम का सिम यूज नहीं करेगा किसी को धमकाने के लिए। फिर वो उस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करके उस जगह पहुंच गया जहां से मैसेज किए गए थे, मगर वहां से भी कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि वो एक मार्केट थी और वो मैसेजेस मार्केट के बीचों बीच खड़े होकर किए गए थे और फिर वहीं से फोन स्विच ऑफ कर दिया गया था। पूनम विराट के घर आई तो विराट ने उसे उन मैसेजेस की बात बताई तो वो हैरान रह गई। क्या परिणीता का किडनैप हुआ है? मगर क्यों? कोई क्यों उसका किडनैप करेगा? विराट बोला, पैसों के लिए।
उसने परिणीता के बदले में 100 करोड़ रुपए मांगे हैं। 100 करोड़ रुपए सुनकर पूनम का मुंह खुला का खुला रह गया। वो आंखें बड़ी करके पलकें झपकाते हुए बोली, 100 करोड़ रुपए? मगर इतने पैसे परिणीता के पास कहाँ से आ गए? उसने वो पैसे हमसे मांगे हैं। पूनम हैरानी से बोली, आपसे सर? फिर कुछ सोचकर बोली, 1 मिनट सर। उसने परिणीता को किडनैप किया और पैसे आपसे मांगे, वो भी 100 करोड़ रुपए, और वो भी कैश। मगर सर, आपका और परिणीता का रिश्ता अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है और ना ही ज्यादा लोग जानते हैं आप दोनों के बारे में। सर, ऐसा कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जो आपके और परिणीता के रिश्ते को अच्छी तरह से जानता है और ये भी जानता है कि आप अब परिणीता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और सर, ऐसा सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। पूनम ने सोचते हुए कहा। तो विराट ने चौंक कर उसे देखा, फिर पूछा, कौन? मैनेजर राजन। पूनम ने पूरे विश्वास के साथ कहा। विराट ने अचरज से कहा, आर यू श्योर? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो तो सुधर गया था ना? गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी थी उसने परिणीता से। पूनम बोली, सर, मैं उसे कई सालों से जानती हूँ और उसकी फितरत को भी अच्छे से पहचानती हूँ। वो सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। 5 साल से वो परिणीता के पीछे पागल है और परिणीता ने कई बार उसका अपमान करके उसके ईगो को हर्ट किया है और अब उसकी नौकरी भी चली गई। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसकी बीवी भी अपने बच्चों को साथ लेकर उसे छोड़कर चली गई। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है सर। इस सब का बदला लेने के लिए ही उसने ये सब किया है। और सर, जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, वो आपसे पैसे लेने के बाद भी परिणीता को नहीं छोड़ेगा। फिर पूनम एकदम घबरा गई और घबरा कर इधर उधर घूमने लगी और बेचैनी से अपने हाथों को आपस में मसलते हुए बोली, ओ माय गॉड सर, वो परिणीता को छोड़ेगा नहीं। पता नहीं कहाँ ले गया होगा वो उसे। परिणीता का अब क्या होगा? पता नहीं अब तक उसने परिणीता का क्या हाल किया होगा। सर, अब हम क्या करेंगे? कैसे ढूंढेंगे उसे? कैसे पता लगाएंगे कि वो कहाँ है? विराट पूनम को पकड़कर उसे दिलासा देते हुए बोला, रिलैक्स पूनम, परिणीता को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही हमें मिल जाएगी। पूनम घबरा कर बोली, सर कुछ कीजिए, युवराज की खातिर उसे लेकर आइए, वरना वो राक्षस उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। प्लीज कुछ कीजिए सर। विराट बोला, तुम्हें क्या लगता है पूनम कि हमें परिणीता की फिक्र नहीं है? हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए? पूनम रोते हुए बोली, क्या कर रहे हैं सर? इस तरह घर पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा सर। आपके और परिणीता के बीच जो भी इश्यूज है वो आप बाद में क्लियर कर लीजिएगा सर। मगर इस वक्त वो मुश्किल में है, उसकी जिंदगी खतरे में है, उसे आपकी जरूरत है सर। पूनम रिलैक्स, शांत हो जाओ, बात सुनो हमारी। विराट ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। तो पूनम एकदम चुप होकर विराट को देखने लगी। उसे चुप देखकर विराट उसे छोड़कर उससे थोड़ा दूर हटकर बोला, आई नो पूनम कि परिणीता खतरे में है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस बात का एहसास नहीं है? तड़प रहे हैं हम बता नहीं सकते कि हम पर क्या बीत रही है। बस हम तुम्हारी तरह दिखा नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने अपने आदमी इस काम के लिए लगा दिए हैं और बहुत जल्द हम परिणीता को ढूंढ लेंगे। अगर हम घर में बैठे हैं तो सिर्फ युवराज के लिए, क्योंकि हमारे पास ना होने से वो घबरा जाता है और रोने लगता है और आज तो उसे बुखार भी हो गया। ऐसी हालत में हम उसे छोड़कर कैसे कहीं जा सकते हैं? अगर युवराज को कुछ हो गया तो हम परिणीता से कभी नजरें नहीं मिला पाएंगे। पूनम ने जब युवराज के बुखार के बारे में सुना तो वो भी टेंशन में आ गई। सर, युवराज को बुखार है। इतना कहकर पूनम जल्दी से युवराज के पास विराट के बेडरूम की तरफ दौड़ी और जाकर देखा युवराज बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था और एक नौकर उसके पास एक स्टूल लेकर बैठा था। पूनम को देखकर वो खड़ा हो गया। पूनम जल्दी से युवराज के पास गई और उसके पास बैठकर उसके माथे को छूकर उसका बुखार चेक किया। अभी तो बुखार नहीं है। हाँ, डॉक्टर आया था, उसने इंजेक्शन दिया जिससे बुखार उतर गया है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि उसे अकेला नहीं छोड़ना और खुश रखना है। रोएगा तो बुखार फिर से आ सकता है। विराट, जो पूनम के पीछे ही आ रहा था, उसने पूनम को बताया। विराट की बात सुनकर पूनम खड़ी हो गई और विराट के पास आकर बोली, आई एम सॉरी सर, बिना सोचे समझे मैंने आपको ना जाने क्या कुछ कह दिया। विराट बोला, इट्स ओके पूनम, हम समझ सकते हैं। वैसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि परिणीता के पास तुम जैसी अच्छी और सच्ची दोस्त है। आजकल मुश्किल से मिलते हैं ऐसे दोस्त। सर,
परिणीता है ही इतनी अच्छी, मुझे उसकी दोस्त होने पर गर्व है। फिर विराट ने नौकर को 2 चाय लाने का कहकर भेज दिया। पूनम बोली, वैसे सर आपको क्या लगता है, जिन लोगों को आपने इस काम के लिए लगाया है, क्या वो परिणीता का पता लगा लेंगे? पूनम विराट के पास आते हुए बोली तो विराट कमरे में रखे सोफे पर बैठते हुए बोला, वह एक बहुत काबिल प्राइवेट डिटेक्टिव है। आज तक वो अपने किसी भी काम में फेल नहीं हुआ। और हाँ, हमने उसे राजन के बारे में बता दिया है। हमारे पास उसकी एक फोटोग्राफ थी तो हमने उसे सेंड कर दी है, जिससे उसे उसके बारे में पता लगाने में आसानी हो जाएगी। बस थोड़ी देर में कोई ना कोई न्यूज़ मिल जाएगी हमें। कहकर विराट अपने मोबाइल को देखने लगा। विराट बार बार अपने मोबाइल को चेक कर रहा था। उसे किसी के कॉल का इंतजार था। थोड़ी देर बाद विराट के फोन पर एक कॉल आया। फोन की स्क्रीन पर नंबर देखकर विराट ने कॉल जल्दी से उठाया और एक भी पल गवाए बिना बोला, हाँ रवि, बोलो क्या रिपोर्ट है, कुछ पता चला? रवि बोला, आई एम सॉरी सर, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। जिस शख्स की फोटो आपने भेजी थी उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसके पड़ोसियों का कहना है कि वो कई दिनों से अपने घर नहीं आया। जब से उसकी बीवी उसे छोड़कर गई है तब से उसके घर पर ताला लगा है। वैसे मैंने उसके घर पर नजर रखने के लिए अपने आदमी लगा दिए हैं। वहाँ कोई भी हरकत होते ही हमें पता चल जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने हर तरफ अपने आदमी लगा दिए हैं। कोई भी हरकत होते ही हमें पता चल जाएगा। और तभी विराट के फोन में एक मैसेज का नोटिफिकेशन शो हुआ तो विराट बात बीच में काटते हुए बोला, एक मिनट रवि, एक जरूरी मैसेज है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। फिर विराट ने मैसेज देखा। फिर किसी से बात करके पता किया कि इस वक्त ये मैसेज कहाँ से किया गया है। कुछ देर बाद विराट को जवाब आया कि इस वक्त वह मैसेज कहाँ से किया गया है। तो उसके बाद विराट ने रवि को फोन किया और बोला, हाँ रवि, अभी अभी हमें एक मैसेज आया है और ये मैसेज भी उसी जगह से किया गया है। फिर कुछ सोचकर बोला, रवि, ये सारे मैसेज एक ही जगह से किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि किडनैपर उस इलाके के आसपास ही कहीं रहता होगा। हो सकता है कि उसने परिणीता को भी वहीं कहीं आसपास ही छुपा रखा होगा। तो हो सकता है कि वो वहीं कहीं से खाने पीने का सामान भी लेता होगा या फिर मंगवाता होगा। तुम आस पास की खाने पीने की दुकानों से पता करो, तो शायद कुछ क्लू मिल जाए। हम भी थोड़ी देर में वहीं पहुंच रहे हैं, साथ मिलकर ढूंढते हैं। आज कुछ भी हो जाए, हमें परिणीता का पता लगाना ही है। फिर वह उठकर युवराज के पास आया और उसके पास बैठकर प्यार से उसके माथे को छूकर देखा। फिर मुस्कुराकर उसके माथे को चूमकर उठ गया और पूनम से बोला, पूनम, हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम प्लीज युवराज के साथ ही रहना। जब तक हम वापस ना आ जाए, इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर या फिर हमें कॉल करना, ओके? पूनम ने जवाब दिया, अब बेफिक्र होकर जाइए सर, युवराज की टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ युवराज के पास, मैं संभाल लूंगी उसे। फिर वो कपड़े बदल कर जल्दी से निकल गया। इधर परिणीता सुबह से बेड के किनारे से अपने हाथ की बंधी रस्सी को लगातार घिसकर खोलने की कोशिश कर रही थी। उसके जिस्म में और हाथों में बहुत दर्द था। हाथों से तो लगातार घिसने की वजह से खून भी निकल रहा था, मगर आज वो कैसे भी अपने हाथ खोलना चाहती थी, इसलिए आज वो अपने दर्द को महसूस करना नहीं चाहती थी। लगातार कोशिश करने के बाद उसकी कोशिश कामयाब हुई और रस्सी की एक परत खुल गई, जिससे रस्सी थोड़ी ढीली हो गई और वो थोड़ी और कोशिश के बाद जल्दी ही खुल गई। फिर उसने जल्दी से अपने मुंह से पट्टी खोली। पट्टी खुलते ही वो लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगी। फिर उसने अपने पैर खोले और पैरों पर इतना वक्त बंधे होने की वजह से बड़े गहरे निशानों पर अपने हाथों से हल्के हल्के मसाज करने लगी। तभी कमरे के बाहर से आहट सुनकर वो जल्दी से उठी और कमरे के चारों तरफ देखने लगी तो उसे एक टेबल पर पड़ा एक पीतल का फूलदान नजर आया। उसने उस फूलदान को उठाया और दरवाजे की साइड में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। जैसे ही राजन दरवाजा खोलकर अंदर आया तो परिणीता ने पीछे से पूरा जोर लगाकर उसके सिर पर वो फूलदान दे मारा। फूलदान इतनी जोर से लगा कि राजन अपना सिर पकड़कर लड़खड़ाकर गिर गया। राजन के गिरते ही बिना एक पल गंवाए परिणीता कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ गई। हॉल में आकर उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो उसे बाहर निकलने का मेन दरवाजा नजर आ गया। दरवाजा नजर आते ही वो जल्दी से भागकर दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। इधर रवि खाने की दुकानों में जाकर राजन की फोटो दिखाकर पता कर रहा था कि शायद राजन कहीं से खाना लेकर जाता हो। काफी दुकानों से पूछने के बाद
उस इलाके से थोड़ी दूर सड़क के पास एक छोटा सा ढाबा था जहां पर खाना मिलता था। और रवि उस ढाबे में गया और वहां काम करने वाले एक लड़के को 100 का नोट दिखाकर उससे पूछा, तो लड़के ने अपनी पांचों उंगलियां दिखाकर 500 का नोट मांगा। तो रवि ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर अपने वॉलेट से 500 का नोट निकालकर उसे दिया। तो उसने वहां का पता दे दिया जहां वो रोज खाना लेकर जाता है। तब तक वहां विराट भी पहुंच गया। फिर दोनों साथ मिलकर उस एड्रेस पर जाने लगे। इधर जैसे ही राजन को परिणीता के भागने का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और उसी वक्त उसके पीछे दौड़ पड़ा। जहां परिणीता को राजन ने कैद करके रखा था वह आबादी से थोड़ी दूर एक छोटा सा कॉटेज था। उस कॉटेज के थोड़ी दूर एक घना जंगल था और उस जंगल के दूसरी तरफ सड़क थी। सड़क तक पहुंचने के लिए परिणीता को जंगल पार करके जाना था। वैसे जंगल के अलावा भी एक रास्ता था जो जल्दबाजी में परिणीता को नजर नहीं आया। परिणीता जानती थी कि वो राजन से बचकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, इसीलिए वो जंगल की तरफ भाग गई ताकि राजन उसे जल्दी ढूंढ न सके। जब रवि और विराट उस एड्रेस पर पहुंचे तो उन्हें घर खुला ही मिला। उन्होंने जल्दी से अंदर जाकर देखा तो एक कमरे में उन्हें वो रस्सियां दिखी जिनसे परिणीता को बांधा गया था। विराट ने जब उस बेड को देखा तो उसे याद आया कि जो वीडियो उसे भेजी गई थी उसमें यही बेड था जिस पर परिणीता को बांध कर रखा गया था। उस बेड के पीछे की वॉल पर एक बड़ी सारी खूबसूरत सी पेंटिंग लगी थी जिसे विराट ने उस वीडियो में देखा था। वो सब देखकर विराट को पक्का यकीन हो गया कि परिणीता यहाँ पर ही थी। फिर उन्हें वो पीतल का फूलदान नीचे जमीन पर पड़ा मिला और वहीं पर खोलकर फेंकी गई रस्सियां इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि परिणीता राजन को चकमा देकर यहाँ से भाग चुकी है और शायद राजन भी उसके पीछे गया होगा। विराट बोला, रवि, परिणीता यहाँ से भाग चुकी है। आई एम श्योर वो राजन भी उसके पीछे गया होगा। इससे पहले कि वो परिणीता को दोबारा अपने कब्जे में ले हमें जल्द से जल्द परिणीता तक पहुंचना होगा। हम उनके पीछे जाते हैं। तुम पुलिस को लेकर हमारी लोकेशन ट्रेस करते हुए वहां पहुंचो। रवि बोला, लेकिन मिस्टर राठौड़, आपका अकेले जाना ठीक नहीं होगा। वो आदमी थोड़ा खिसका हुआ लगता है। अगर कुछ विराट ने जवाब दिया, डोंट वरी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं। वो सिर्फ औरतों पर जोर आजमाइश कर सकता है, मर्दों से टकराने की उसमें ताकत नहीं। और फिर हम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी लोकेशन सेंड कर रहे हैं, वो भी जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। तुम पुलिस को लेकर पहुंचो, हम उसे संभालते हैं। कहकर विराट उनके पीछे चल पड़ा। शायद विराट को अंदाजा था कि राजन से बचने के लिए परिणीता जंगल की तरफ ही भागी होगी और राजन से बचकर भागते हुए परिणीता जंगल में काफी आगे निकल गई थी और राजन भी उसके पीछे आ रहा था। भागते भागते परिणीता की सांस फूल रही थी। नंगे पैर होने की वजह से उसके पैरों में बहुत से कांटे और पत्थर चुभ चुके थे जिससे उसके पैर जख्मी हो चुके थे और उनमें से खून भी बह रहा था और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था जिस कारण उसे भागने में दिक्कत हो रही थी। मगर वो फिर भी भाग रही थी। वो किसी भी कीमत पर अब राजन की पकड़ में नहीं आना चाहती थी। भागते भागते वो राजन से काफी आगे निकल गई तो थोड़ी सांस लेने के लिए वो एक जगह छुपकर बैठ गई और भागने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। भागते भागते राजन भी वहां पहुंच गया। सांस उसकी भी फूल रही थी। वो वहां रुककर थोड़ा नीचे को झुककर अपने दोनों घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि परिणीता भी यहीं कहीं छुपी है तो वो उसे जोर जोर से पुकारने लगा, मैं जानता हूँ परिणीता, तुम यहीं पर छुपी हो, मगर तुम्हारे छुपने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये जंगल इतना भी बड़ा नहीं है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा देर तक छुपा सके। और वैसे भी मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। आखिर तुम्हें मेरे पास ही आना है तो ये आंख मिचोली खेलने से कुछ नहीं होगा। ये भागने की तुमने जो हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिससे तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। लेकिन अगर मुझे बिना थकाए तुम खुद अपने आप मेरे पास चली आओगी तो शायद मैं तुम्हारी सजा में कुछ रियायत कर दूं। तो ये छुपने छुपाने का ड्रामा बंद करो और चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसकी आवाज सुनकर परिणीता ने घबराकर अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए ताकि उसकी सांसों की आवाज भी उसके मुंह से ना निकल पाए और वो और भी सिकुड़ कर छिप गई। और राजन ने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाला
और उनमें से गोलियां चेक करके रिवॉल्वर को अपने सामने करके चारों तरफ घुमाते हुए परिणीता को इधर उधर ढूंढने लगा। परिणीता एक टूटी सी झोपड़ी के पीछे छुपी हुई थी और छुपकर राजन के कदमों की आहट पर पूरा ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। और राजन बात करते हुए उस झोपड़ी के चारों तरफ घूमकर देख रहा था, मगर जिस तरफ राजन जाता परिणीता उसके कदमों की आहट सुनकर झुकते हुए झोपड़ी की दूसरी तरफ चली जाती। जब राजन चारों तरफ घूमकर देख चुका तो झुंझुलाकर बोला, देखो परिणीता, ये एक जंगल है, यहाँ तुम्हें कोई मसीहा बचाने नहीं आएगा। यहाँ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें मारकर फेंक दूं तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और तुम गुजरे वक्त की कहानी बन जाओगी। मगर इस वक्त मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो जितना जल्दी हो बाहर आ जाओ, वरना बेमौत मारी जाओगी। परिणीता वैसे ही अपनी सांस रोके बैठी रही। अपनी बात का कोई जवाब ना पाकर राजन को बेहद गुस्सा आ गया, तो वो गुस्से से गुर्राते हुए चिल्लाकर बोला, परिणीता, मैंने कहा सामने आओ। इधर विराट भी लगातार भागते हुए जंगल में परिणीता को ढूंढ रहा था। जंगल के बीच पहुंचकर चारों तरफ देखते हुए चीख चीख कर परिणीता का नाम पुकार रहा था, परिणीता, परिणीता, प्लीज हमें आवाज दो, परिणीता, परिणीता, कैन यू हियर मी। आवाजें लगाता हुआ वो इधर से उधर भाग रहा था। उधर कुछ देर तक राजन वहां परिणीता को धमकाते हुए पुकारता रहा। वो उसे पुकारता हुआ आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद परिणीता धीरे से जिस तरफ राजन गया था उसकी उल्टी दिशा में भाग गई। किसी के कदमों की आहट सुनकर राजन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे परिणीता भागती हुई नजर आ गई। तो वो उसी वक्त उसके पीछे उसे आवाजें देता हुआ दौड़ पड़ा। रुक जाओ परिणीता, भागने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम बच नहीं सकती। फिर वो ऊपर की तरफ हवा में एक गोली चलाकर फिर रिवॉल्वर परिणीता की तरफ तान कर बोला, परिणीता रुक जाओ, वरना अगली गोली तुम पर चलेगी। परिणीता गोली की आवाज से एक पल के लिए ठिठक कर रुक गई, मगर फिर अगले ही पल वो फिर से दौड़ पड़ी तो राजन ने उस पर गोली चला दी। एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। कुछ देर बाद परिणीता ने अपनी बंद आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने देखकर हैरान रह गई। वो विराट की बाहों में नीचे गिरी पड़ी थी। वो आंखें फाड़े हैरान नजरों से विराट को देखती रह गई। विराट ने उसे देखकर उसका गाल छूकर घबराई सी आवाज में पूछा, तुम ठीक हो ना? कहीं कहीं लगी तो नहीं? विराट उसे पकड़कर खड़ा हो गया और उसे अच्छी तरह से देखते हुए बोला। तो परिणीता उसे देखकर असमंजस भरे स्वर में बोली, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जब राजन ने हवा में पहली गोली चलाई थी तो उस वक्त विराट परिणीता को ढूंढते हुए उनके आसपास ही पहुंच चुका था। गोली की आवाज सुनकर विराट आवाज की दिशा की तरफ दौड़ पड़ा और जल्दी ही उसे परिणीता भागती हुई नजर आ गई और विराट उसकी तरफ दौड़ा और राजन और परिणीता ने विराट को नहीं देखा था। फिर जैसे ही राजन ने परिणीता पर दूसरी गोली चलाई तो विराट ने जम करके परिणीता को पकड़ा और उसे लेकर साइड में नीचे गिर गया और गोली उसके ऊपर से गुजर गई। परिणीता ठीक है, ये देखकर विराट ने राहत की एक गहरी सांस ली। फिर अगले ही पल उसने परिणीता को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपनी आंखें मूंद ली तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आई एम सो हैप्पी कि तुम ठीक हो, हमारे पास हो। बहुत डर गए थे हम, हमें लगा कि एक बार फिर हमने तुम्हें खो दिया। परिणीता भी एक सहमे हुए बच्चे की तरह विराट की बाहों में समा गई और एकदम उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। मुझे बचा लो विराट, प्लीज मुझे बचा लो। विराट उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, शांत हो जाओ परिणीता, अब तुम महफूज हो, वो अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम आ गए ना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कहकर विराट ने उसके पेट पर अपनी बाहें कस ली तो परिणीता के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। उसकी दर्द भरी आह सुनकर विराट को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने एक और बार अपनी बाहों को थोड़ा जोर से कस लिया तो फिर से परिणीता की आहट भरी सिसकी निकल गई। तो विराट उससे अलग हुआ और सवालिया नजर से परिणीता को देखने लगा। परिणीता के चेहरे पर दर्द था। दर्द से उसने अपने होंठ दांतों में दबा रखे थे और आंखें कस के बंद कर रखी थी। तो विराट ने उसकी पीठ अपनी तरफ घुमाकर उसके बिखरे बाल उसकी पीठ से हटाकर देखा तो उसकी पीठ पर बेल्ट की मार के लाल निशान देखकर हैरान रह गया और अपनी आंखें मूंद कर उसके दर्द को महसूस करने लगा। फिर अचानक गुस्से से उसकी मुठ्ठियां भींच गई
आंखों में नफरत की अंगारे सुलग उठे। फिर उसने गुस्से से सुलगती आंखों से उनके कुछ दूर पिस्तौल हाथ में लेकर खड़े राजन को देखा और बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक औरत को इतनी बेदर्दी से मारकर अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे। ऐसे नामर्दों वाले काम करके तुम अपने आप को मर्द कैसे कह सकते हो? और राजन जहरीली हंसी हंसकर बोला, वाओ, क्या इश्क है! मान गए तुम्हारी आशिकी को। महबूबा की खुशबू सूंघते हुए उसके पीछे यहाँ तक चले आए। चलो अच्छा है, अब अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो अब तुम दोनों एक साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ, फिर दोनों ऊपर जाकर रोमांस करना, कहकर राजन ने एक बार फिर गोली चला दी। मगर विराट परिणीता को लेकर दूसरी साइड में हो गया और गोली सीधी निकल गई। फिर अचानक विराट ने वहां पड़ा एक पत्थर उठाया और राजन के हाथ पर निशाना लगाया। वो पत्थर राजन के हाथ पर लगा, जिस वजह से उसकी पिस्तौल नीचे गिर गई। ये इतना जल्दी हुआ कि राजन को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। पिस्तौल गिरते ही विराट दौड़कर राजन के पास आया और आते ही एकदम से उसके जबड़े पर एक जोरदार पंच मारा। पंच लगते ही राजन के मुंह से खून की धारा बह निकली। फिर उसके बाद विराट रुका नहीं, उस पर घूंसे लातों की बरसात कर दी। उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। और राजन दर्द से चिल्लाता रहा और विराट उसे मारता रहा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तूने उसे बेड से मारा? हाँ, अब तू देख हम तेरी कैसे काल उधेड़ते हैं। फिर विराट ने अपनी पैंट की बेल्ट निकाली और उस पर बरसाने लगा। और राजन गिड़गिड़ाते हुए चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे मार डालोगे क्या? कुछ तो रहम करो। विराट गुस्से से बोला, रहम करें तुझ पर? क्या तूने रहम किया था परिणीता पर? कितनी बेरहमी से मारा था तूने उसे। तुझे तो तेरे कर्मों की सजा मिल रही है, मगर परिणीता को बिना किसी गलती के तूने उसे इतना मारा। उसे मारते समय तुझे दर्द नहीं हुआ? अब जब खुद पर पड़ी तो तुझे दर्द हो रहा है। अब पता चला कितना दर्द होता है। ऐसा ही दर्द परिणीता को भी हुआ था, कहकर विराट एक के बाद एक उस पर बेल्ट बरसाने लगा। विराट राजन को संभलने का एक भी मौका नहीं दे रहा था और राजन का बुरा हाल हो चुका था। उसकी सारी ताकत जवाब दे चुकी थी। परिणीता खड़ी होकर राजन को मार खाते हुए देख रही थी। उसकी चीखें सुनकर उसे अपना वो वक्त याद आ गया जब राजन ने उसके हाथ पैर और मुंह बांधकर उसे बेल्ट से मारा था। वो तो इतनी बेबस थी कि चीख भी नहीं सकती थी। आज राजन को उसी दर्द से तड़पते हुए देखकर परिणीता के दिल को सुकून और उसके जख्मों के दर्द को राहत मिल रही थी। किसी तरह से राजन बचता हुआ परिणीता के पास आया और उसके पैरों में गिरकर बोला, परिणीता प्लीज, परिणीता मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए अचानक राजन ने परिणीता को पकड़ लिया और उसकी गर्दन को अपने दोनों हाथों से दबाते हुए बोला, सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। अब मैं तो मरूंगा ही, मगर तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी मरना होगा, कहकर राजन परिणीता की गर्दन को दोनों हाथों से दबाने लगा। परिणीता की सांस उखड़ने लगी। वो अपने दोनों हाथों से राजन से अपनी गर्दन छुड़ाने लगी। विराट ने जब देखा तो उसने आकर पीछे से राजन की गर्दन को अपने बाजू से दबा लिया और चीखते हुए बोला, कमीने छोड़ परिणीता को, छोड़ दे उसे। मगर राजन परिणीता को छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी परिणीता ने किसी तरह हिम्मत करके अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने एक घुटने से उसकी टांगों के बीच में जोर से मारा। राजन दर्द से तिलमिला उठा और परिणीता की गर्दन को छोड़कर अपने अंग पर दोनों हाथ रखकर नीचे बैठ गया। और राजन से छूटकर परिणीता खांसने लगी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। विराट ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इतने में विराट के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके रवि पुलिस को अपने साथ लेकर पहुंच गया और राजन को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गए। विराट के सिक्योरिटी गार्ड्स भी पहुंच चुके थे, जिन्होंने विराट और परिणीता को चारों तरफ से कवर कर लिया था। विराट परिणीता को पहले डॉक्टर के पास लेकर गया और उसके जख्मों के लिए दवाई ली। फिर वो उसे अपने साथ लेकर अपने बंगले पर आ गया। उनके वहां पहुंचने तक रात का अंधेरा काफी हो चुका था। परिणीता जब युवराज के पास आई तो युवराज पूनम से परिणीता के पास जाने की जिद कर रहा था। परिणीता दरवाजे पर खड़ी होकर उसे आंसू भरी आंखों से देख रही थी। फिर उसने युवराज को पुकारा, युवराज। युवराज ने परिणीता की आवाज सुनी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया। मम्मा,
परिणीता ने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराते हुए युवराज की तरफ अपनी बाहें फैला दी तो युवराज मम्मा मम्मा कहता हुआ दौड़कर परिणीता से लिपट गया। मम्मा आप आ गए, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए थे? हमने आपको बहुत मिस किया। परिणीता ने युवराज को अपनी गोद में उठाकर कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगी। वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, मेरे बच्चे तुमसे मिलने की आस में ही जिंदा थी। युवराज प्यार से अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछकर बोला, मम्मा आप मत रोइए, हम भी नहीं रो रहे हैं, देखो हम हैप्पी हैं। परिणीता ने मुस्कुराकर प्यार से उसका गाल चूम लिया तो युवराज ने पूछा, मम्मा अब तो आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? आपका ऑफिस का सारा काम खत्म हो गया ना? ऑफिस का काम? परिणीता ने हैरान होकर युवराज को देखा, फिर विराट की तरफ सवालिया नजर से देखा तो विराट ने आंखें झपकाकर उसे हाँ में इशारा किया तो परिणीता ने मुस्कुराकर युवराज से कहा, हाँ बेटा, सारा काम खत्म हो गया और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। कहकर उसने युवराज को कसकर अपने से लिपटा लिया। उन्हें खुश देखकर विराट के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कान आ गई। पूनम भी परिणीता के पास आकर युवराज के सिर पर प्यार से एक चपत मारकर बोली, अबे छुटकू, चल उतर नीचे, मुझे भी अपनी फ्रेंड से मिलना है। युवराज परिणीता से कसकर लिपटते हुए बोला, हम नहीं उतरेंगे, हमारी मम्मा है। पूनम बोले, अरे तेरी मम्मा है तो क्या, मेरी भी तो बेस्ट फ्रेंड है, उतर नीचे। युवराज बोला, नहीं उतरेंगे। परिणीता बोली, क्यों से परेशान कर रही हो पूनम, तू इधर आना। परिणीता ने एक हाथ से युवराज को पकड़ा और दूसरा हाथ पूनम के लिए खोल दिया तो पूनम परिणीता के दूसरी तरफ से उससे लिपट गई। उसकी आंखों में भी नमी तैर गई। वो भर्राए गले से बोली, डरा दिया था तूने तो यार, सच में बहुत डर गए थे हम। फिर उसने परिणीता से अलग होकर पूछा, उस राक्षस ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? पूनम के सवाल पर परिणीता ने एक नजर विराट की तरफ देखा जो भीगी आंखों से उन्हें ही देख रहा था। फिर वो पूनम से बोली, नहीं, मगर वो विराट से पैसे लेकर मुझे अपने साथ इंडिया से कहीं बाहर ले जाने वाला था। ये सुनकर विराट के गुस्से से भवें तन गई और उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को भींच लिया और पूनम को तो हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? ओ माय गॉड, वो कमीना है ये तो हम जानते थे, मगर वो इतना बड़ा कमीना है ये नहीं जानते थे। आखिर वो चाहता क्या था? परिणीता युवराज को नीचे उतार कर बोली, वो सिर्फ मुझसे अपना बदला लेना चाहता था। उसे लगता था कि मेरी वजह से उसकी बीवी बच्चे उससे अलग हो गए, इसलिए वो मुझे भी मेरे बेटे से अलग करके मुझे तड़पाना चाहता था। फिर वो विराट को देखकर उसके पास आकर बोली, थैंक यू विराट, आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं जिंदा भी ना होती, शायद फिर कभी अपने बेटे से भी ना मिल पाती। तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपने बेटे के पास हूँ, इसलिए थैंक यू सो मच। विराट ने भीगी आंखों से परिणीता को देखा, फिर अचानक उसने एक झटके से उसे अपने गले से लगा लिया। परिणीता के लिए ये एकदम शॉकिंग था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। विराट परिणीता को गले लगाकर सुकून से आंखें मूंद कर बोला, हम जानते हैं कि हमारी इस हरकत से तुम नाराज होने वाली हो, मगर हम क्या करें, हम खुद को रोक नहीं पाए। बहुत डर गए थे हम, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरे, मगर तुम्हें दोबारा खोने के ख्याल से जान निकल रही थी हमारी। परिणीता बोली, इट्स ओके विराट, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में युवराज दौड़कर उनके पास आया और विराट की पैंट खींचने लगा तो विराट ने परिणीता को अलग करके युवराज को देखा तो युवराज अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपना हाथ हिलाते हुए बोला, अंकल, आपने हमारी मम्मा को गले से क्यों लगाया? विराट ने हैरान नजरों से युवराज को देखा, फिर परिणीता को जो अपने होंठ दबाकर अपनी हंसी को रोक रही थी तो विराट मुस्कुराकर बोला, वो बेटा, दरअसल आपने भी मम्मा को गले से लगाया, फिर पूनम ने भी लगाया, इसलिए हमने भी लगा लिया। फिर युवराज परिणीता का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचकर बोला, हमारी मम्मा को हमारे बाद सिर्फ हमारे पापा गले लगा सकते हैं और कोई नहीं, समझे आप? ये सुनकर परिणीता की भी आंखें हैरानी से फैल गई और विराट तो शॉक्ड ही हो गया। फिर वो परिणीता को लेकर बेड के पास आ गया और उसे उस बेड पर बैठाकर खुद उसकी गोद में आकर बैठ गया। परिणीता ने मुस्कुराकर प्यार से उसका मुंह चूम लिया। विराट अपने मन में बोला, वाह बेटा, माँ के आते ही कैसे रंग बदल लिए। मगर ये तो आपने सही कहा कि आपकी माँ को आपके पापा के सिवा और कोई गले नहीं लगा सकता, दैट्स ट्रूथ। फिर वो उनसे बोला,
तुम लोग बैठकर बातें करो, हम जाकर खाने का देखते हैं, कहकर विराट बाहर चला गया। धीरे धीरे सब पहले जैसा होने लगा। परिणीता को थोड़ा वक्त लगा उस सदमे से बाहर निकलने में, मगर युवराज को अपने पास देखकर उसकी मासूमियत ने जल्दी ही संभलने में उसकी मदद की। अब परिणीता फिर से पहले की तरह ऑफिस जाने लगी। इस हादसे से अगर कुछ अच्छा हुआ था तो वो था परिणीता का विराट के लिए बदला हुआ बर्ताव और उसका नजरिया। अब वो विराट से चिढ़ती नहीं थी और ना ही उससे कड़वी बातें करती थी, बल्कि अब उसे भी युवराज और विराट के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। कभी कभी विराट और युवराज की मस्ती में वो भी शामिल हो जाती। दोनों के साथ मिलकर खूब मस्ती करती। परिणीता को हंसते खिलखिलाते देखकर विराट उसमें खो सा जाता। उस वक्त उसे उसमें 7 साल पुरानी परिणीता नजर आती। तब उसे देखकर विराट अपने मन में खुद से कहता, हम पूरी कोशिश करेंगे परिणीता कि अब तुम्हारे चेहरे से ये हंसी कभी जुदा ना हो। तुम्हारी इस हंसी के लिए अगर हमें खुद को मिटाना भी पड़े तो हम हंसते हंसते मिट जाएंगे। परिणीता के दिल में कुछ कुछ विराट के लिए जज्बात बदल रहे थे। ऑफिस में या घर में जब भी विराट उसके आसपास होता तो वो अपने आप को सारी दुनिया से महफूज समझती थी। परिणीता के ये बदले हुए एहसास देखकर विराट की उम्मीदें भी बढ़ने लगी थी, मगर इस बार वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। परिणीता को और खुद को वक्त देना चाहता था ताकि इस बार परिणीता अपने दिल से उसे कबूल करे और अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से उनके रिश्ते को कबूल करे। आगे क्या होगा? क्या विराट और परिणीता अब एक हो जाएंगे या अतीत का साया उनकी जिंदगी को फिर से उलझाने आ रहा है? कौन आ रहा है इनकी जिंदगी को उलझाने? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।